Student, welcome to lecture number 19 of electrical machine 2. So we have started our unit third, that is induction motor, three phase induction motor. ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने कंस्ट्रक्शन चालू किया था. ठीक है, पहली क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर पढ़ा था. फिर प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर. देयर आर टू टाइप ऑफ रोटर, स्क्विरल केज rotor and wound rotor. They both have their basically specific advantage and disadvantages. ठीक है, ये हम पिछली क्लास में हम देख चुके थे. ठीक है, सो टुडे वी विल बी स्टडिंग द प्रिंसिपल और द वर्किंग ऑफ इंडक्शन मोटर, कैसे वर्क करती है. फिर भी मैं आपको बता चुका हूँ, बट ये नहीं बताया कि ये अभी तक हमने देखा कि रोटेट करती है, किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी. ओके, जैसे आपके घर पे पंखा है, पंखे को आप ऑन करते हो, इट मे रन इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज, बट पंखा हमेशा जो भी है एक ही डायरेक्शन में मूव करता है. ऐसा तो नहीं है कि भी आज क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो लेट मी एनलार्ज दिस. तो दिस इज आवर इंडक्शन मोटर. जो आपको ये दिख रहा है बाहर वाला आउटर वाला शेल, दैट इज आवर स्टेटर. Okay, this all we have studied in previous classes, but let me remind for working. Let me revise it. ठीक है, ये स्टेटर है और जिसमें हमने थ्री फेज वाइंडिंग की है. सी दिस, द फर्स्ट फेज इज ए डैश, बी डैश, सी डैश. ओके, सो दीज आर थ्री फेज वाइंडिंग ऑफ स्टेटर. और ये रोटर, ठीक है, बीच वाला मेरा रोटर है. और रोटर और स्टेटर के बीच में क्या है, ये एयर गैप. ये यूजुअली इतना नहीं होता. किस रेंज का होता है, 0.4 से 4 mm. फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पज इसको हमने बड़ा दिखाया है, बाकी ये बहुत कम डिस्टेंस होता है. ठीक है ना. सो दिस इज दी रोटर. और रोटर दो टाइप के हो सकते हैं, मैंने आपको बताया, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और रोटर, और आपका स्क्वायरल केज. तो अभी तो अगर आपको डायग्राम से अगर आपको लग रहा होगा कि भाई व्हाट इज दिस, एज एनीवन, तो ओके. सो अगर इस डायग्राम को अगर हम देखें, तो इस डायग्राम को देख के आपको कौन सा रोटर दिख रहा है, ये स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग, एनीवन? हम पढ़ चुके हैं स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग रोटर. दो टाइप के रोटर होते हैं, तो पिछली क्लास में पढ़ा था. तो अगर इस डायग्राम को ये देखिए आप, ये रोटर है, कौन सा टाइप का रोटर है, स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग? स्क्वायरल केज. वेरी गुड, स्क्वायरल केज है ये, क्योंकि आपको दिख रहा है ये एंड रिंग्स हैं और ये आपस में शॉर्ट सर्किटेड है. ओके, गुड. चलो अब वर्किंग देखते हैं. ठीक है, सो जैसे ही मैंने थ्री फेज सप्लाई दी, सी दिस, थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर. जैसे मैंने थ्री फेज सप्लाई दी, ओके, तो क्या होगा, थ्री फेज फ्लक्स प्रोड्यूस होगी. और वो बेसिकली जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, दैट फ्लक्स इज कॉल्ड आरएमएफ. आरएमएफ मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. ये हम सेकेंड यूनिट में पढ़ चुके हैं, कैसे हम एक थ्री फेज सप्लाई, तीनों के बीच के अंदर स्पेस डिफरेंस और टाइम फेज डिफरेंस दोनों होंगे, तभी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, जो कि क्या कहलाती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और वो रोटेट करेगी. ठीक है, दैट विल बी रोटेटिंग. दैट रोटेट किस डायरेक्शन में करेगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो कौन डिसाइड करेगा, फेज सीक्वेंस. अगर ए बी सी फेज सीक्वेंस में अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो ए सी बी फेज सीक्वेंस में वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी. ठीक है, दिस वी हैव स्टडीड. ओके, तो एक स्पेशल फिनोमेना होता है जो कि एक आरएमएफ प्रोड्यूस होती है और वो रोटेट करती है. ये बहुत सिंपल. सी दिस रिजल्टेंट. और इस रिजल्टेंट, अगर ये थ्री फेज है, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एनीवन? 1.55. वेरी गुड, 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स. गुड. ये आपको, ठीक है, ये प्रूव करने के लिए आ सकता है, यू कैन प्रूव दैट. ये हम प्रूव कर चुके हैं. ओके, तो सपोज हमने लिया है कि द फेज सीक्वेंस इज ए बी सी, एंड फॉर दैट द फ्लक्स, द रिजल्टेंट फ्लक्स रोटेट्स इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है. अब मुझे बताओ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी. अब ये रोटर है, रोटर के अंदर मेरे क्या होता है, कंडक्टर्स रखे हुए हैं, है ना, कॉपर बार्स रखी हुई हैं, वो ये फ्लक्स इसके साथ कट करेगी. ठीक है, तो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि व्हेन ए फ्लक्स कट्स द कंडक्टर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस, तो ये उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वोल्टेज डेवलप हो जाएगी इन कंडक्टर्स के अंदर. सपोज दैट वोल्टेज डिनोटेड बाय ई टू डैश. ओके, और ई टू. ओके,
तो ये वोल्टेज जनरेट होगी किसके अंदर, रोटर कंडक्टर्स के अंदर। उसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा रोटर के अंदर, रोटर के कंडक्टर्स के अंदर, ठीक है। नाउ अब ये कौन सा फिनोमेना, कौन सी बेसिकली कंडीशन हो गई, करंट फ्लो कर रहा है रोटर के कंडक्टर्स के अंदर और एक फ्लक्स भी कट कर रही है, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, ये भी पढ़ा है आपने। और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बिल साइन थीटा, ये आपने पढ़ा है, बिल साइन थीटा। सी दिस, बी आई टू द रोटर करंट, एल इज द लेंथ ऑफ द रोटर shaft or that rotor, ओके, साइन थीटा, ओके। तो यहाँ पे हर एक में जो फ्लक्स कट कर रही हो 90 डिग्री पे कर रही है तो मैक्सिमम फ्लक्स होगी, चलो ठीक है, डिटेल में नहीं जाते, बट एक फोर्स लगेगा कंडक्टर्स में, उसकी वजह से टॉर्क होगा और वो रोटेट करने लग जाएगी। दिस इज द फिनोमेना, और यही तो हम चाहते हैं। मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि भाई फोर्स लगेगा या रोटेट करेगा, बट मुद्दा ये है कि भाई किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ओके, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो वो हमें देखना है। चलो, अब जो हमेशा इट विल रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स ओनली, अगर फ्लक्स जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो क्लॉकवाइज है तो इट विल ट्राई टू कैच इट अप, यानी ये भी क्या करेगा, क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो रोटर भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्यों, बहुत सारी बुक के अंदर बहुत सारे रीजंस दे रखे हैं, बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, मैं सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा, ये आपको वो नहीं मिलेगा बुक के अंदर। देखो, अब मुझे बताओ, हैव यू हर्ड अबाउट द लेंज लॉ? लेंज लॉ के बारे में सुना है आपने? कोई मुझे बता सकता है कि लेंज लॉ क्या होता है सिंपल भाषा के अंदर? सर जो कॉज को अपोज करते हैं। वेरी गुड, जो रिजल्टेंट है फाइनल, जो हमारा वो आउटकम कैसा आएगा, जो कॉज को अपोज करता है। जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कहा है कि वोल्टेज ऐसे इंड्यूस होगी या फिर वाइंडिंग के अंदर करंट ऐसे फ्लो होगा कि इसको किसने जनरेट किया, एक फ्लक्स ने, तो जिसने भी जनरेट किया है उसको वो अपोज करेगा। ये फ्लक्स लेंज लॉ है, सिंपल। तो मुझे बताओ, इस रोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस है ना, या फिर मैं कहूँ ये रोटर रोटेट करने लगा, रोटर रोटेट करने लगा, सपोज कोई भी डायरेक्शन के अंदर, सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर या फिर किसी डायरेक्शन में, इस रोटर को रोटेट करने को मजबूर किसने किया, इस फ्लक्स ने, ठीक है। अब ये ऐसे रोटेट करेगा, रिलेटिव मोशन कह सकता हूं मैं। मुझे बताओ, सबसे पहले जब मैंने सप्लाई नहीं दी, ओके, सप्लाई नहीं दी, तो फ्लक्स वॉज 0 और रोटर की स्पीड मैंने एनआर ली है। ढंग से समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, है ना। नहीं समझ में आया तो मेरे को वापस पूछना प्लीज, ठीक है। तो अब देखना, लेंज लॉ आपको पता समझ गया आ गया कि भाई कॉज को अपोज करता है, सीधी सी बात है। ये जो फाइनल जो रिजल्टेंट होगा इट विल अपोज द कॉज। तो मुझे बताओ, इस रोटर को किसने रोटेट करवाया है, ये बताओ, इसकी कॉज कौन है? फ्लक्स। वेरी गुड, दिस फ्लक्स, ठीक है। अब यानी रिलेटिव मोशन, तो मुझे बताओ, पहले जब आपने ऑन नहीं किया तो फ्लक्स वॉज 0 एंड रोटर की स्पीड भी मेरी 0 थी। तो मुझे बताओ, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन या फिर मैं कहूं तो रिलेटिव की जो स्पीड है दैट वाज 0, सही बात है, ओके। अब फ्लक्स किस डायरेक्शन में रोटेट करने लग गई, क्लॉकवाइज, सपोज फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो अब मुझे बताओ, इसमें अब रिलेटिव मोशन कितना हुआ स्टार्टिंग में, और ये फ्लक्स की जो स्पीड है दैट इज ns, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ns इज द सिंक्रोनस स्पीड दैट इज इक्वल टू 120 f अपॉन p एंड p इज द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ स्टेटर, ठीक है, और f इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो मुझे बताओ, ये फ्लक्स रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज और की स्पीड से, ns की स्पीड से। तो मुझे बताओ, इन दोनों के बीच में अब जैसे ही मैंने सप्लाई ऑन किया, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव स्पीड क्या हुई, माइनस एन एस। नहीं माइनस एनएस क्यों, प्लस एनएस आप कोई भी कर सकते हो। जैसे आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन की जो स्पीड होगी दैट इज अवर रिलेटिव स्पीड, वो किस डायरेक्शन में जा रही है वो अभी हम देख नहीं रहे, ठीक है। अभी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एनएस। तो मुझे बताओ, रोटर को किसने मजबूर किया रोटेट करने के लिए, इस एनएस स्पीड ने। तो रिलेटिव मोशन स्टार्टिंग में क्या थी, रिलेटिव स्पीड क्या थी, 0 थी। तो अब ये रोटर इस तरह से रोटेट करेगा कि मेरी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाए, 0।
पीरियड ओके, जीरो। जीरो हो जाए, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर ये स्पीड एनएस इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, अब अगर सपोज आप कह रहे हो कि भी रोटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, सपोज फॉर एग्जांपल, तो एन आर अगर ये करूंगी, तो मुझे बताओ आप अब रोटर की इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 2 NR। एनएस प्लस एनआर होगी ना। यस सर, NS प्लस है ना। मतलब वही है ना, ट्रेन जैसे ट्रेन आपके जा रही है, आप ट्रेन इस तरफ जा रही है लेफ्ट साइड और आप राइट साइड भाग रहे हो, तो मुझे बताओ एक दूसरे को ऐसा लगेगा कि आप खुद एनएस प्लस एनआर स्पीड से भाग रहे हो, ठीक है। तो मुझे बताओ अब ये तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड कभी जीरो हो सकती है कि अगर ये अपोजिट चले तो? नो सर। कभी नहीं हो सकती, क्योंकि एनएस प्लस एनआर दिस टर्म कैन नॉट बी जीरो, कभी नहीं हो सकती। बट अब दूसरा लेते हैं, सपोज इट इज एंड क्लॉकवाइज है, अगर फ्लक्स जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर आप ट्रेन की तरफ, जब जिस डायरेक्शन में ट्रेन भाग रही है उसी तरफ अगर ट्रेन की स्पीड के बराबर भागने लग जाओ, तो मुझे बताओ आप और आपके बीच, ट्रेन के बीच में रेटिव स्पीड क्या होगी? जीरो होगी। तो अब मुझे बताओ जीरो। तो रोटर इस स्पीड में भागने लगा, ओके, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोनों के बीच में? एनएस माइनस एनआर। ये जीरो हो सकता है क्या? ये जीरो कब होगा? जब रोटर की स्पीड किसके बराबर हो जाए? एनएस के बराबर। ओके, तो मुझे बताओ रोटर किस डायरेक्शन में मूव करेगा अगर फ्लक्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है? तो क्लॉकवाइज ही, तो क्लॉकवाइज में ही। तभी तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। जीरो। सो रोटर्स रोटेशनल स्पीड अपोजेस द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ फ्लक्स, और वही तो कॉज था हमारा, तो इसलिए तो ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज रिटन हियर, इट कैन बी एनालाइज्ड बेस्ड ऑन लेंज लॉ, दैट इज द रिजल्टेंट क्या था हमारा? रोटेशन, किसका? रोटर का रोटेशन, अपोजिट अपोजिट इट्स वेरी कॉज, कॉज किसमें था? रिलेटिव स्पीड। तो ये क्या करना चाहेगा? रोटर इस तरह से मूव करना चाहेगा कि वो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाए? जीरो हो जाए। चलो अब मेरे को एक क्वेश्चन, अब आपको समझ में आएगा डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? तो हमेशा याद रखना रोटर विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स ओनली, अपोजिट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एनएस माइनस एनआर, ओके, जब, सर हाँ बताओ। सर ये किसके रेस्पेक्ट में अगर रोटेट कर रहा होगा? ये मतलब एनआर तो स्टेटर 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 के स्टेटर रेस्पेक्ट में स्टेटर ना। क्या है? स्टेशनरी है, और आप भी अगर यस आप सर। स्टेटर के पास खड़े हो तो आप भी स्टेशनरी हो, ओके, यस सर। है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये बताओ आप कि एन एस माइनस एन आर, ठीक है, दिस इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन देम। तो मुझे बताओ एनआर, जब एनआर की स्पीड एनएस के बराबर हो जाए तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो। तो मुझे बताओ जीरो हो जाएगी तो क्या ये फ्लक्स इस रोटर के कंडक्टर्स को कट कर पाएगी क्या? नो सर। नहीं कर पाएगी। तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? जीरो। 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 तो क्या कभी रोटर सिंक्रोनस स्पीड को कैच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? नो सर। क्योंकि भाई इस पे रोटर के अंदर फोर्स कौन लगा रहा था? बिल साइन थीटा। तो इंड्यूस ईएमएफ भी जीरो हो जाएगी जब एनआर की वैल्यू एनएस हो जाएगी। तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो अगर करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो इस रोटर के कंडक्टर्स पे फोर्स लगेगी क्या? नहीं लगेगी। तो रोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम ही दौड़ेगा। सपोज अगर सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम है तो इट विल ट्राई टू रोटेट मैक्सिमम 1500, 1450, 1490, सो ऑन, इतना। लेकिन 1500 कभी अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1500 जैसे अचीव करेगा, ठीक है, जैसे अचीव करेगा रोटर के कंडक्टर्स में करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि फ्लक्स ही नहीं कट करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है। तो अब ये रोटर क्या करना चाह रहा है? ये सिंक्रो स्पीड को कैच करना पाएगा। आप जैसे ट्रेन के पीछे भाग रहे हो तो दोनों के बीच में हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस रहेगा, आप ट्रेन को कभी कैच नहीं कर पाओगे। जैसे कैच कर लोगे फिर कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो इन ऑर्डर टू अपोज द रिलेटिव स्पीड एनएस माइनस एनआर, द रोटर रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन। ये अभी देखा, एक्चुअली इट वांट्स टू कैच द स्पीड एनएस। रोटर इस तरह से मूव करेगा कि स्पीड को कैच करेगा, बट ड्यू टू लॉसेस इट कुड नॉट रीच एट एनएस। सो अगर लॉसेस की वजह से वो रोटर को मतलब स्टेटर की स्पीड को, सिंक्रोनस स्पीड को, फ्लक्स को कैच नहीं कर पाएगा। बट मान लो अगर वो कैच कर ले यानी एनएस हो जाए, सो इफ द रोटर रोटेट्स एट एनएस इंडक्शन मोटर ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल। हमने देखा as the relative speed becomes zero, then no torque, no EMF, no current in the rotor. So this is the principle of induction motor. समझ में आया? बहुत सिंपल सा है।
अगर ये समझ में आएगा ना, कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ये सवाल, ध्यान रखना। ठीक है कि भाई आगे हम एक मैं और केस बताऊंगा आपको कि पूछ लेगा कि आप रोटर पे खड़े हो तब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, है ना, आप स्टेटर पे खड़े हो तब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अलग अलग है। चलो एक और चीज है, अब मुझे बताओ रोटर, चलो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि NS माइनस NR, ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स माइनस द रोटर। रोटर मैकेनिकली मूव कर रहा है और स्टेटर, ये वो NS क्या है, फ्लक्स की स्पीड है, और ये क्या है, रोटर की स्पीड है, ध्यान रखना ये, ठीक है। इस क्वांटिटी को हम कुछ कहते थे, NS माइनस NR, एनीवन? स्लिप। वेरी गुड, स्लिप। स्लिप। ओके, है ना, गुड। तो स्लिप इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द रोटर स्पीड एंड सिंक्रोनस स्पीड ऑफ फ्लक्स, और परसेंटेज में निकालने के लिए हम डिवाइड बाय NS कहते थे, ठीक है। तो दिस इज स्लिप। सो द डिफरेंस बिटवीन the synchronous speed and the actual rotor speed is called slip speed. Okay, तो अगर इनको परसेंटेज में निकालना चाहे that will be NS minus NR upon NS. ओके, तो अब हम अभी आज थोड़ा स्लिप वाला खत्म कर देंगे चैप्टर, सिंपल सा है। ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन मोटर के बीच में जो डिफरेंस है वो स्लिप का ही होता है ना, क्योंकि ये मूविंग है। वो जो इंडक्शन मोटर का जो मूविंग नेचर है वो हम बेसिकली स्लिप से डिपेंड दिखाते हैं इंडक्शन मोटर का, ठीक है, डिफर। सो स्लिप इज नॉट प्रेजेंट इन योर ट्रांसफॉर्मर। सो स्लिप इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स, और ये फॉर्मूला ये याद रखना, आपको बहुत पूछा जाता है, ठीक है। NS minus NR upon NS into 100, where NS is the RMF of stator, that is equal to 120 upon P, and NR is equal to actual speed of rotor. चलो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एट स्टार्टिंग या फिर स्टैंड स्टिल ध्यान रखना, स्टैंड स्टिल या एट स्टार्टिंग सेम ही है, रोटर मूव नहीं कर रहा, तो एट स्टैंड स्टिल or when NR is equal to 0, okay, what will be the value of slip? बताओ। 0 मतलब देखो NS minus NR yes upon NS NS, this is my slip। तो अगर NR 0 हो गया तो NS by NS कैंसिल आउट 1, तो स्लिप की वैल्यू क्या हो गई, 100, 100। है ना। 100% में 100% हो गई, चलो, लेकिन हम अगर बात करें तो 1%, ठीक है, परसेंटेज में बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लिप कैन बी 1 ओनली, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ओके, क्योंकि ये NR 0 होगा, मिनिमम कितना हो सकता है, 0। तो हमेशा याद रखना जब भी मोटर स्टार्ट करती है एट स्टार्टिंग, और उस स्टेट को हम कहते हैं स्टैंड स्टिल, ठीक है। रोटर की स्पीड क्या होगी, 0, और स्लिप क्या होगी, 1। नाउ रनिंग कंडीशन के अंदर सपोज NR, रोटर की स्पीड NS के बराबर हो गई, किसके बराबर हो गई, NS के बराबर हो गई, तो स्लिप की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ओके, तो हमेशा स्लिप की वैल्यू किसके बीच में ऑसिलेट करेगी, 1 और 0 के बीच में, 0 to 1 0 to 1 और 1 to 0 के बीच में, ठीक है। तो इसको मैंने यहां डिनोट किया है, जब रोटर, दिस इज माय रोटर की स्पीड, जब रोटर इनिशियल पोजीशन में था, स्टार्टिंग जब इनिशियल से चालू हुआ था, मेरी स्लिप क्या थी, 1। जैसे ही रोटर की स्पीड ने बिल्ड किया और सिंक्रोनस स्पीड के पास पहुंचा, स्लिप क्या हो गई, 0। रोटर हमेशा यहाँ पे रोटेट करना चाहता है ना, NS से कम, यानी अगर NS 1500 RPM है तो रोटर हमेशा 1450 1460 के आसपास रोटेट करेगा। तो मतलब मुझे बताओ उस टाइम जब रोटर खुद अपनी बेसिकली मूवेबल NS स्पीड से थोड़ा सा कम ही स्पीड पे रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, स्लिप की वैल्यू हाई होगी या लो होगी, लो होगी, वेरी गुड। ये हमेशा देखो 0 के आसपास, इसलिए ऑपरेटिंग स्लिप रेंज इज जनरली बिटवीन 1 to 3%, ठीक है ना, 1 to 3%। तो हमेशा जो स्लिप की वैल्यू होती है 1 to 3% होती है, बहुत कम, जब रोटर खुद अपनी फुल फ्लो में हो, ऑपरेटिंग में हो, ठीक है। सो स्लिप शुड बी एज लो एज पॉसिबल बट नॉट 0। 0 क्यों नहीं होनी चाहिए स्लिप, बताओ,
जीरो कभी वर्क नहीं होगा, करेगा फिर से। हाँ वर्क नहीं करेगा, वेरी गुड, क्योंकि वो एनएस स्पीड हो जाएगा तो वो रोटर के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा, फोर्स नहीं यस लगेगा, वेरी गुड। तो हमेशा स्लिप होती है 1 to 3%। ठीक है, द ऑपरेटिंग रीजन ऑफ स्लिप इज वेरी लेस, ऑपरेटिंग रीजन बहुत कम है, देखो 1 से 0 वाला नहीं है, इतना ही है ऑपरेटिंग रीजन। क्यों? अगर स्लिप बढ़ गई तो it will affect its efficiency. If the slip increases, automatically efficiency decreases. This will I will prove in our next classes. Okay? तो बस भाई स्लिप, अब क्योंकि यहाँ पे रोटर क्या कर रहा है, अगर स्लिप ज्यादा है तो रोटर बहुत कम स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसमें लॉसेस ज्यादा होंगे, दैट वी विल सी। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप समझ में आया? ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ स्लिप, ये देखना है मुझे, इफेक्ट ऑफ स्लिप। ये मेरा स्टेटर है, देखो 3 फेज वाइंडिंग है। इस डायग्राम को हम देखना ढंग से, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी देखना ढंग से। दिस इज, लेट मी रब दिस। ओके, मुझे दूसरा कलर लेने दो। ओके, तो अभी ये देखो, सिर्फ ये वाला, ये स्टेटर है, 3 फेज वाइंडिंग है, और मैंने स्टार स्टार कनेक्शन लिया है। तो हर वाइंडिंग में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, उस वाइंडिंग का रिएक्टेंस भी होगा। तो R1 X1 हम जितनी भी स्टडी करेंगे, याद रखना पर फेज करेंगे। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर में आप कॉन्सेप्ट समझ सके हो पर यूनिट मेथड में, कि हमने माना कि भाई हम पर फेज स्टडी कर रहे हैं, और पूरा लास्ट में हमने देख लिया कि भाई जैसे पर फेज में स्टडी करी है वो 3 फेज के लिए एप्लीकेबल होगा। दिस वी हैव स्टडीड इन पर यूनिट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, तो हम पर फेज की बात करेंगे, तो पर फेज में सपोज एक फेज का लिया, उसका रेजिस्टेंस R1 है और X1 है, एक वाइंडिंग 3 फेज वाइंडिंग है जिसमें पर फेज वाइंडिंग। दिस इज अवर स्टार, स्टेटर और स्टार कनेक्टेड। अब इन दोनों के बीच में एयर गैप है, ये मेरा क्या है, रोटर है, ये भी मैंने स्टार कनेक्शन लिया है। ठीक है, और ये कौन सी बताओ, कौन सी ली होगी मैंने, स्लिप रिंग, ये जो कनेक्शन है रोटर वाला, दिस इज ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्वायरल केज, बताओ। स्लीपिंग। स्लिप रिंग, वेरी गुड, क्योंकि स्क्वायरल केज के अंदर तो स्टार डेल्टा कनेक्शन होते नहीं है, क्योंकि सारे कंडक्टर्स को तो हमने क्या किया है, शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, क्योंकि सारे के सारे पैरेलल में होते हैं। ठीक है ना? ओके, नाउ दिस इज स्लिप रिंग मोटर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अब ये R2 X2 क्या है, मेरे रोटर के कंडक्टर्स हैं पर फेज। ओके, और स्टैंड स्टिल, अब मुझे बताओ स्टैंड स्टिल पे स्लिप की वैल्यू क्या होगी, 1 एट स्टार्टिंग। तो मुझे बताओ हमने क्या किया, जैसे ही मैंने यहाँ पे वोल्टेज दिया, वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो करा I1, उसकी वजह से क्या हुआ, फ्लक्स प्रोड्यूस हुई, दिस इज दी फ्लक्स। ओके, RMF, ये हमारी RMF है। अब ये RMF क्या की, रोटर के कंडक्टर के साथ लिंक किया, उसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर बेसिकली फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ और EMF इंड्यूस हुई और करंट फ्लो किया E2। ठीक है, अब मुझे बताओ, जैसे हम स्टार्ट करने वाले थे, है ना, थोड़ा सा स्टार्ट किया, यानी जस्ट इसको ऑन किया है, उस कंडीशन की बात कर रहा हूं, और जैसे ऑन किया, तो जैसे आप पंखे को ऑन करते हो तुरंत तो ये अपनी स्पीड अटेन नहीं करता, धीरे धीरे करता है। तो वो वाली केस बता रहा हूँ, जैसे मैंने स्विच को ऑन किया, फ्लक्स प्रोड्यूस हुई, फ्लक्स लिंक की, फ्लक्स लिंक करने, और जब स्टार्टिंग में फ्लक्स, क्योंकि रोटर रुका हुआ था, है ना, रोटर रुका हुआ था, स्टैंड स्टिल था, तो जो वोल्टेज डेवलप विल बी 0। ओके, शॉर्ट सर्किट कर रखा है मैंने, तीनों तीनों को शॉर्ट सर्किट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज क्या होती है, 0 होती है टर्मिनल। ठीक है, S इज इक्वल टू 1। अब क्या करेगा, ये फ्लक्स इसके साथ लिंक करेगी, एट स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। ओके, अभी तक रोटर चला नहीं है ढंग से। ओके, तो EMF इंड्यूस होगी E2 डैश, उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा I2, और F डैश इज अवर फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी में इसमें करंट फ्लो करेगा यार, जो भी वोल्टेज इंड्यूस हुई। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये आपने पढ़ा होगा, I2 करंट विल बी इक्वल टू E2 बाई टोटल इंपिडेंस। मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ढंग से देखना। I2 विल बी वोल्टेज डिवाइडेड बाई इंपिडेंस। इस इक्वेशन को मैं पोलर फॉर्म में, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, E2 माइनस I2 इंटू R2 प्लस JX2 इज इक्वल टू 0। इंपिडेंस R2 प्लस JX2 होगा, ये ध्यान रखना, ये आप देख चुके हो। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये आपने पढ़ा हो। अब ये जो इंड्यूस EMF है E2,
अभी E2 डैश की बात नहीं कर रहा। देखो E2 का मतलब है मेरा रोटर के अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस हुई जब जब मेरा रोटर स्टेशनरी था, और E2 डैश का मतलब है जब मेरा रोटर मूव करने लग जाएगा। ठीक है, ये अंतर है, ये ध्यान रखना। ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, सो E2, ये इस E2 को किसने जनरेट किया? इस फ्लक्स ने। और इस फ्लक्स को किसने जनरेट किया? इस सप्लाई वोल्टेज ने। तो मैं यूं कह सकता हूं E2 द इंड्यूस ईएमएफ एट रोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज। ये कैलकुलेट किया मैंने, सिंपल। ठीक है, नाउ फ्रीक्वेंसी, ये आपने पढ़ा होगा, NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P। ओके, अब हम बात करते हैं NR फ्रीक्वेंसी। किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे? F मतलब मेरा रोटर स्टैंड स्टिल पे था, रुका हुआ था। F डैश का मतलब रोटर मूव करने लग गया। तो ये फॉर्मूला होगा, यहाँ पे NS की जगह रिलेटिव मोशन स्पीड आ जाएगी, NS माइनस NR। ओके, NS माइनस NR। तो NS माइनस NR लिखा है मैंने अभी यहाँ पे, है ना। F स्टैंड स्टिल, ओके, F स्टैंड स्टिल। और ये फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी कौन सी थी? ढंग से देखना, F। इसकी वैल्यू क्या होगी? 120 NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P। यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? NS इंटू P अपॉन 120, है ना। ये फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? सिंक्रो स्पीड पे। ओके, ये समझ में आ गया। जब F स्टैंड स्टिल था तो रोटर मूव कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था। तो NR की स्पीड, NR की वैल्यू क्या होगी? 0। तो F स्टैंड स्टिल किसके बराबर होगी? यानी जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, रोटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके बराबर होगी? सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाली चीज है। जब मेरा रोटर रुका हुआ होगा, इसके अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके बराबर होगी? सेम जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी। जब मेरा रोटर रुका हुआ था, चालू नहीं हुई अभी रोटर हमारी, अभी मैंने स्विच ऑन किया जस्ट थोड़ा सा ही। अब स्विच ऑन करने के कुछ देर बाद में जब रोटर घूमने लगा, ठीक है, तब F रनिंग, ठीक है, F, ये दोनों फ्रीक्वेंसी किसकी हैं? रोटर की बात कर रहा हूं मैं। F R स्टैंड स्टिल दैट विल बी इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके, अगर ये 50 हर्ट्ज है तो यहाँ पे भी कितनी होगी? 50 हर्ट्ज। जब मेरी स्लिप की वैल्यू क्या होगी? 1। ध्यान रखने वाली चीज है। अब रोटर मूव करने लग गया तो F डैश रनिंग, तो NS माइनस NR। ओके, NS माइनस NR, दिस विल बी दी फ्रीक्वेंसी डेवलप्ड। अभी कितनी होगी वो देखते हैं। ओके, नाउ इफेक्ट ऑन रोटर फ्रीक्वेंसी। तो यानी अब क्या देख रहे हैं भाई, स्लिप की वजह से क्या होगा? स्लिप आ गया, रोटर मूव करने लग गया। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब रोटर मूव करने लग गया, अब उसकी वजह से रोटर मूव करने लग गया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वोल्टेज इंड्यूस क्या होगी? ठीक है, अब मुझे बताओ, सबसे पहले जो इंड्यूस वोल्टेज होगी, इंड्यूस वोल्टेज होगी, उसकी वैल्यू बता सकता है मुझे? उसका कोई फॉर्मूला बता सकता है? ये ट्रांसफॉर्मर एक्शन है कि नहीं, ये मुझे बताओ। दिस इज ट्रांसफॉर्मर एक्शन ओनली। प्राइमरी वाइंडिंग में मुझे करंट फ्लो करवाया, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर ऑटोमेटिकली करंट और वोल्टेज इंड्यूस होगी। दिस इज E2 डैश। तो E2 डैश की वैल्यू बता सकता है मुझे कोई? एनीवन? E2 डैश नहीं, सॉरी, E2 स्टेशनरी पे फॉर्मूला बताओ भाई। ये एक प्राइमरी वाइंडिंग नहीं कह सकता मैं इसको। प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो करा, जिसकी वोल्टेज V1 है, I1 करंट फ्लो का, उसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो करा, ठीक है, तो वोल्टेज इंड्यूस हुआ E2। तो ये ट्रांसफॉर्मर एक्शन है। तो ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला भूल गए इंड्यूस वोल्टेज का? एनीवन? N1 into I1 upon I2. 4.44 5 FIN। वेरी गुड, याद आया कुछ? यही तो होगा। और साथ में बस यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? KW। व्हाट इज KW? वाइंडिंग Binding factor. ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर का Speech मल्टीप्लिकेशन। factor तो multiplication. दिस इज द इंड्यूस वोल्टेज वैल्यू ऑफ दिस, है ना। ये E2 का है मैंने, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी F है। F किसके बराबर होगी? 50 हर्ट्ज। जब मेरा रोटर चला नहीं, स्टैंड स्टिल पे था, स्लिप 1 थी, है ना, स्लिप 1 थी। ये फॉर्म में देखो, यहाँ पे स्लिप 1 थी जब रोटर की स्पीड 0 थी। अब धीरे धीरे रोटर ने स्पीड गेन करना चालू किया, है ना। तो उसकी वजह से
इंड्यूस वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी भी क्या फर्क पड़ेगा, ये सब देखेंगे आप। ओके, तो फर्स्ट इफेक्ट ऑन रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर की फ्रीक्वेंसी। तो मुझे बताओ जब स्टार्टिंग थी या अभी स्टैंड स्टिल था, रोटर की फ्रीक्वेंसी एफ आर दैट वॉज एग्जैक्टली इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 50 हर्ट्ज थी। बट अब रोटर मूव करने लग गया तो देखो क्या होगा, दिस इज द स्टैंड स्टिल और ये रनिंग, इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को मैंने डिवाइड किया, सी दिस, ये आया। अब मुझे बताओ एफ डैश, एफ डैश का मतलब रोटर रनिंग, एफ का मतलब रोटर स्टेशनरी जो कि 50 हर्ट्ज के बराबर है, ओके, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर है। एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस आया फॉर्मूला, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस को क्या कहते हैं हम, स्लिप कहते हैं। सो एफ डैश इज नथिंग बट एस टाइम्स ऑफ एफ, वेर एफ इज दी सप्लाई फ्रीक्वेंसी और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर व्हेन इट इज स्टेशनरी, तो आप तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी को, तो एफ डैश क्या हो गया, व्हेन द फ्रीक्वेंसी व्हेन द रोटर वाज मूविंग। अब मुझे मैंने बताओ स्लिप फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू फिक्स है, कितनी होती है एफ की वैल्यू, 50 हर्ट्ज, और स्लिप की रेंज कितनी होती है बताओ भाई, 0 to 1, 1 टू, प्रैक्टिकल जो मैंने आपको बताया ना 0 to 1 तो होती है 1 लेकिन to 3%। परसेंट, बस 1 से 3% ही होती है। तो मुझे बताओ रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत कम। अगर मैं 1% भी मानू, 1% मानू तो 50 हर्ट्ज, ये कितना हुआ आपका, हाफ, यानी 0.5 हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पे 50 हर्ट्ज सप्लाई दी और रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी रनिंग रनिंग में वो कितनी होगी, 0.5 हर्ट्ज, ठीक है ना। तो कितनी लो फ्रीक्वेंसी, तो एट स्टार्ट द रोटर फ्रीक्वेंसी विल बी सप्लाई फ्रीक्वेंसी स्टार्ट पे, एज एस इज इक्वल टू 1, हम देख लो फॉर्मूला में पुट करके देख लो, स्टार्टिंग में एस स्लिप की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम होती है, वो कितनी होती है 1, तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ 50 हर्ट्ज। बट जैसे जैसे रोटर ने स्पीड अटेन कर ली, अपनी ओरिजिनल स्पीड पे आ गया, स्लिप की वैल्यू 1 to 3% हो गई, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, एस टाइम्स ऑफ एफ, बहुत कम, 0.5 हर्ट्ज। इसलिए मैंने आपको बताया था, याद करो, कल कंस्ट्रक्शन के अंदर जो रोटर रोटर के जो थिक लेमिनेशन करते हैं, मोटाई वो बहुत कम, बहुत ज्यादा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें एडी करंट कम होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है, तो एडी करंट लॉसेस भी मेरे क्या होंगे, कम होंगे, इसलिए थिकनेस ज्यादा लेते हैं हम। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी देख ली हमने। अब देखते हैं इफेक्ट ऑन वोल्टेज E2। पहले वोल्टेज क्या थी, E2 की बहुत ज्यादा थी, तो अब E2 जो पहले डेवलप हुई थी दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिंक्रोनस स्पीड, जो फ्लक्स फ्लक्स पे डिपेंड करती है, और फ्लक्स की स्पीड से मूव कर रहा था ns स्पीड से, एट स्टार्ट s इज इक्वल टू 1। बट जब रोटर मूव करने लग गया उसको हमने E2 डैश रिप्रेजेंट किया, दैट विल बी इक्वल टू द फ्लक्स स्पीड, क्योंकि रोटर भी मूव करने लग गया nr स्पीड से और ns स्पीड से फ्लक्स मूव कर रही है, तो रिलेटिव स्पीड किस किस स्पीड से फ्लक्स कट करेगा, ns माइनस nr से। तो इन दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड करो, फिर से ns माइनस nr अपॉन s क्या होता है, स्लिप, फिर से E2 डैश विल बी s टाइम्स ऑफ E2, ये रट लो आप हमेशा, जब रोटर मूव करने लगेगा तब s टाइम्स ऑफ E2 हो जाएगा। फिर से s की वैल्यू कितनी होती है, 1 to 3%। अगर पहले 400 वोल्ट स्टैंड स्टिल पे 400 वोल्ट डेवलप हो रही थी, अगर स्लिप हमारी 1% है तो बाद में 4 वोल्ट ही जनरेट होगी। मुझे रोटर के अंदर मुझे रोटर के अंदर कितनी वोल्टेज इंड्यूस हुई उससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मुझे आउटपुट क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल नहीं चाहिए, मैकेनिकल चाहिए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कम से कम इंड्यूस हो ताकि लॉसेस मेरे कम हो। ओके, तो अपने आप ऑटोमेटिकली इंड्यूस मेरी कम हो रही है, कितना, एस टाइम्स ऑफ E2। तो वोल्टेज पे भी इफेक्ट हुआ। नाउ इफेक्ट ऑन रोटर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, रोटर रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस पे क्या होगा, मुझे बताओ, क्या रेजिस्टेंस डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, पहले रेजिस्टेंस 5 ओम था, बाद में 5 ओम होगा या चेंज होगा, 5 में रहेगा सर। 5 ओम ही रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो रिएक्टेंस में बताओ, दिस एक्स चेंज होगा क्या, यस सर। क्यों, क्योंकि एक्स इज नथिंग बट 2 पाई एफ एल, क्योंकि ये रिएक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। तो बस वही फॉर्मूला लग जाएगा, x2 इज 2 पाई एफ एल जब स्टेशनरी था, x2 डैश रोटर मूव करने लग गया f डैश एल, तो डिवाइड करो, फिर से x2 डैश भी क्या हो गया, कम हो गया, s टाइम्स ऑफ x2। ओके, एक लास्ट पावर फैक्टर, पावर फैक्टर आपने पढ़ा होगा, cos फाई इज नथिंग बट r बाई जेड, यही होता है r बाई जेड, ठीक है।
तो पावर ट्राइंगल अगर आपने पढ़ा है, लेट मी ड्रॉ दिस, ओके, दिस इज माय फाई, दिस इज आर एंड दिस इज जेड, तो कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड हो जाता है, ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट सॉरी दिस इज जेड एंड दिस इज एक्स, है ना, गलत कर दिया, ये रिएक्टेंस है, कॉस फाई इज आर बाई जेड, ओके। तो और इसको अगर मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो क्या आएगा, दिस इज, अगर मैं रोटर की बात कर रहा हूँ तो रोटर R2 और X2 से डिपेंड किया मैंने, तो cos फाई इज इक्वल टू R2 बाई अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एट स्टार्टिंग होगा ये पावर फैक्टर, क्यों, क्योंकि स्लिप तो मेरी स्टार्टिंग में क्या है 1 है। अगर cos फाई डैश जब मेरा रोटर रनिंग करने लग जाए तब क्या होगा, R2 में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, R2 डैश में भी कोई चेंज नहीं होने वाला है, X2 की जगह आप क्या पुट कर दोगे, एस टाइम्स ऑफ X2, ये रहा, तो इस चीज को याद रखना। तो इस फॉर्मूले से आप डिराइव कर सकते हो कौन सा, कि भाई मेरा रोटर जब स्टैंड स्टिल पे होगा तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा, सिंपल है, एस की वैल्यू 1 पुट करो, ये इसके बराबर ही आएगा। नाउ करंट, करंट का भी देख लेते हैं, I2 इज इक्वल टू E2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर था, अगर मैं I2 डैश, दिस वाज दी करंट व्हेन दी रोटर वाज स्टेशनरी, अब मैं I2 डैश निकालना चाहता हूँ, I2 डैश कैसे निकलेगा, E2 की जगह क्या पुट कर दोगे बताओ भाई, SE2। वेरी गुड, एस ऑफ E2, ओके, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा R2 का स्क्वायर प्लस एस ऑफ X2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, सी दिस, so this is the current in the rotor under running condition at slip s, ओके। तो आपने देखा कि भी कैसे चेंज हो गया थे, क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई जब मेरा रोटर स्टेशनरी था तब मेरा पावर फैक्टर क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, रिएक्टेंस क्या होगा, करंट क्या होगा, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये आप बता सकते हो, ठीक है। बट जब रोटर रनिंग कंडीशन में होगा तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं, हमेशा एक फैक्टर से ऐड हो जाएगा, सबके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, किस फैक्टर से, एस टाइम्स, जो कि 1 to 3% होता है। तो दिस इज हाउ दी रोटर कंडक्टर जो वोल्टेज करंट फ्रीक्वेंसी चेंज होती थी। तो अभी मोटा मोटा याद रखना कि यहाँ पे जब रोटर स्टेशनरी था तो कुछ नहीं था, सिंपल कौन सी वोल्टेज, हाँ ये बताओ, ये तो E2 था, E2 का मतलब मेरा रोटर स्टेशनरी था, E2 डैश का फॉर्मूला बता सकता है मुझे, क्या आएगा यहाँ पे, इसमें क्या चेंजेस लाऊं, एस एफ हो जाएगा सर, ऐसे भी वेरी लिख सकते गुड, हैं। एफ की जगह सिर्फ एस एफ हो जाएगा, वेरी गुड, गुड। चलो, तो समझ में आया आपको, आज हमने इंडक्शन मोटर की वर्किंग समझी, किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, और एक फैक्टर है दो जो रोटर की स्पीड से घूम रहा है और स्टेटर स्पीड दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन करी, दैट इज स्लिप, ओके। अब उस स्लिप की वजह से रोटर रोटर जब मूव करता है तब कैसे इफेक्ट आती है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि हाउ द स्लिप इफेक्ट द रोटर रेजिस्टेंस और द फ्रीक्वेंसी, है ना, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा यहाँ पे एस टाइम्स ऑफ एफ आती है, तो बहुत कम होती है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। After that you can ask your doubt after taking your attendance, पुराने डाउट भी, है ना। और मैंने मिड टर्म के जो पेपर्स हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये सारे के सारे ना आपके